आज का हमारा जो मेन रिजल्ट है वो फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी का एक बुनियादी थ्योरम है जिसने फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी की बुनियाद रखी है और उसके बाद हजारों रिसर्च पेपर फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी पे आए हैं और हजारों बुक्स जो हैं लोगों ने लिखी हैं। अब मैं वो बहुत बेसिक थ्योरम आज आपको प्रूव करवाने लगा हूँ। स्टार्ट लेते हैं हम इससे बेसिक डेफिनेशन से और बेसिक रिजल्ट से, प्रिलिमिनरी से। First of all, we need the definition of a metric space. And all of you know very well what is a metric space. Let X be a non-empty set. D is a mapping from X cross X to R. This mapping is said to be metric if it satisfies for every X, Y, Z in X following four conditions. Number one, D is non-negative. Number two, distance of x, y is 0 if and only if x equal to y. Number three, this is symmetric. Number four, the triangular inequality is observed. Then the pair xt is said to be a metric space. Next, we define convergent sequence and Cauchy sequence in a metric space. Let xt be a metric space, xn be a sequence in x. X is said to be convergent in x if there is an element x in x and for every epsilon greater than 0 we can find a positive integer n naught such that distance of x and x is less than epsilon for every n greater than n naught. ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। यानी हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक सीक्वेंस एक्स एन एक्स के किसी एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा होगा अगर हम कोई एप्सिलॉन लेते हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर फर्ज करते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट ऐसा मिल जाता है कि जब हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जब हमारी टर्म्स उस एन नॉट से बढ़ जाती हैं तो फिर हमारा सीक्वेंस उस एक्स के गिर्द जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उस एक्स को अप्रोच करने लग पड़ता है और वो हमारा एक्स एन एक्स के इतने करीब हो जाता है कि वो एप्सिलॉन से भी करीब हो जाता है। तो फिर हम उसे कहते हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यानी आप एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू कन्वर्ज टू एन एलिमेंट एक्स इन एक्स। एक्स एन जो है वो किसी एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज करता है अगर वो एक्स एन एक्स के जितना आप करीब सोचें कि आप सोचें कि एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस है वो कहीं पे जाके एप्सिलॉन के बराबर है तो ये उससे भी करीब चला जाएगा एक्स के। फिर आप सोचते हैं कि एक्स एन एक्स के इतने करीब है तो ये उससे भी करीब चला जाएगा। इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कि आप सीक्वेंस को एक्स के जितना भी करीब सोचें ये उससे भी ज्यादा करीब होता है, फिर आप जितना करीब सोचें ये उससे भी ज्यादा करीब होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप कहते हैं आपका सीक्वेंस जो एक्स है वो एक्स को कन्वर्ज करता है। मिसाल के तौर पे एक सीक्वेंस है 1/n। अब 1/n सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म है 1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5 एंड अप टू सो ऑन। आप देखते हैं ये नंबर पहले 1 है, फिर हाफ हुआ, फिर 1/3 हुआ, फिर 1/4 हुआ, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जीरो की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता कहीं पे भी। लेकिन आपको पता है ये कि n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं होगा, लेकिन n को बढ़ाते जाएं ये जीरो के करीब होता जाएगा, करीब होता जाएगा, करीब होता जाएगा। आप जितना भी इसको जीरो के करीब सोचेंगे कि ये जीरो के इतने करीब है, ये उससे भी ज्यादा करीब चला जाएगा। तो ये होती है कन्वर्जेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि आप कोई भी आप नियरनेस एप्सिलॉन सोचें कि ये इतना करीब है एक्स एन एक्स के, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एन एक्स एप्सिलॉन से भी कम हो जाता है। This is called convergence, and the sequence is called convergent sequence. Second definition is Cauchy sequence. Cauchy sequence क्या होता है? Cauchy sequence ये होता है कि अगर हर nearness number एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट ऐसा मिल जाए कि किसी स्टेज पे जाके शुरू की कुछ टर्म्स हो सकता है छोड़नी पड़ जाए, बाद में जाके सीक्वेंस की जो भी टर्म्स आएंगी वो सारी के सारी एक दूसरे के इतने करीब होंगी कि आप जितना करीब सोचेंगे वो उसके भी करीब होंगे। उसे हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं।
सेम एग्जांपल अगर आप 1/n ले लें तो शुरू में जो 1 और 1/2 आएगा, ये इनके दरमियान हाफ डिस्टेंस है, 0.5 का डिस्टेंस है 1 और 1/2 के दरमियान। 1/2 और 1/3 ये कंपैरेटिवली क्लोज हैं, फिर 1/3 1/4 और क्लोज हैं, 1/4 1/5 और क्लोज हैं। अल्टीमेटली आप जितना इसकी टर्म्स को करीब लाना चाहिए आप ले आ सकते हैं। इनको बहुत लार्ज कर दे, कहीं पे जाके इसकी टर्म आएगी 1/1 करोड़, 1/1 करोड़ एंड 1, अब ये दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन देम। और आगे चले जाएं तो इसकी टर्म्स और करीब आनी जाएंगी। अगर किसी सीक्वेंस की टर्म्स जुड़ना शुरू हो जाए, करीब करीब होना शुरू हो जाए किसी स्टेज के बाद, तो उसे हम कहते हैं कॉची सीक्वेंस। मीट्रिक स्पेस में एक वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास जो हमें ये बताता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो वो जरूर कॉची सीक्वेंस होता है, और कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। यानी अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर तो वो लाजमी तौर पे कॉची सीक्वेंस है। लेकिन अगर एक सीक्वेंस कॉची है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, मे आर मे नॉट बी कन्वर्जेंट। मिसाल के तौर पे एक स्पेस अगर हम 0-1 ओपन इंटरवल ले लें, 0-1 ओपन इंटरवल जिसमें ना 0 शामिल है ना 1 शामिल है, उस स्पेस के अंदर इसी सीक्वेंस 1/n को ले लें जो कि कॉची सीक्वेंस है, तो 1/n इज कॉची सीक्वेंस इन स्पेस 0-1 विद यूजुअल डिस्टेंस। लेकिन 1/n कॉची तो है, लेकिन अगर ये कन्वर्ज करता तो इसने 0 को कन्वर्ज करना था। अब वो 0 हमारी स्पेस में नहीं पड़ा, 0-1 ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब है कि 1/n हमारी स्पेस में कॉची है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं। इसका मतलब कि बाज स्पेसेस ऐसी होती हैं जिनमें कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होते। बाज़ खुशकिस्मती से ऐसी स्पेसेस भी होते हैं जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल एनालिसिस के लोग जानते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होता है, हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है जब हम रियल एनालिसिस में होते हैं। क्यों? क्योंकि आर इज कंप्लीट स्पेस। इन जनरल ऐसा नहीं होता। इन जनरल ये जरूर होता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची है, लेकिन हर कॉची सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। लेकिन अगर ऐसा हो, कोई ऐसी खूबसूरत स्पेस हो जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो और हर कन्वर्जेंट कॉची हो, उसे हम कहते हैं कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दिस इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, हमारे थ्योरम का एक हिस्सा ये है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। हमारे थ्योरम में दूसरी चीज जो अहम है वो है कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस। Mapping T from X to X is called contraction on X if there exists a positive real number alpha which is less than 1, such that for all x, y in X, distance of Tx, Ty is less equal to alpha times distance of xy. ऐसी मैपिंग को हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन पे गौर करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक्स वाई के लिए जब आप टी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो टी एक्स टी वाई बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ये कहती है कि जब आप डी अप्लाई करेंगे टी एक्स टी वाई पे, यानी आप टी एक्स और टी वाई का अगर आप डिस्टेंस लेंगे और दूसरी तरफ आप एक्स वाई का डिस्टेंस लेंगे, यानी शुरू में आपके पास एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान एक डिस्टेंस लाई करता है, फिर आप उस पर टी एक्स और टी अप्लाई करते हैं तो वो टी एक्स टी वाई बन जाता है, फिर आप टी एक्स टी वाई का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। होगा ये कि वो जो डिस्टेंस टी एक्स टी वाई का होगा वो ना सिर्फ एक्स वाई के डिस्टेंस से कम होगा बल्कि अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से भी कम होगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे लेस देन 1 है। तो जब आप फॉर एग्जांपल अल्फा अगर 1/2 होगा तो वो अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मतलब होगा कि एक्स वाई का डिस्टेंस को मजीद हाफ कर देगा, और उसके हाफ से भी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है डिस्टेंस ऑफ टी एक्स टी वाई उसके हाफ से भी कम है। This kind of mapping is called contraction mapping. मिसाल के तौर पे Tx is equal to 1/2x। जब आप इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ Tx Ty, तो वो आ जाएगा 1/2 डिस्टेंस ऑफ xy। Here alpha is 1/2 and this mapping is called contraction। यहां तक देख लें जरा आप। एक वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास कि जो भी कंट्रैक्शन होती है वो एक कंटीन्यूअस मैपिंग होती है। एवरी कंट्रैक्शन मैपिंग इज कंटीन्यूअस मैपिंग। नेक्स्ट इज
द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम लेके इस पूरी थ्योरी को डेवलप करते हैं कि व्हाट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। फिक्स्ड पॉइंट हम किसे कहते हैं? लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, T is any mapping from x to x, x से x पे, इसको हम self mapping कहते हैं। A point x in x is said to be a fixed point of T if T of x is equal to x। यानी ऐसा point x fixed point कहलाता है कि अगर आप उस पर मैपिंग अप्लाई करें tx तो वो दोबारा से x के इक्वल आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये फिक्स पॉइंट। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलस से एग्जांपल रखी हुई हैं, आप इन्हें अगर देख लें तो ये एग्जांपल आपके सामने है। t from r to r be defined by t of x is equal to 1/2x for every x। इसमें आप सोचें वाला फिक्स पॉइंट क्या होगा, यानी कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सा x ऐसा है जिस पे आप t अप्लाई करें तो आंसर वही पॉइंट आए। आप लोग इसमें बताएं बोला। अक्सा यहाँ पे है? जी सर यहीं पे हूँ। अक्सा t of x is equal to 1/2x, ये मैपिंग है। फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होगा जो पुट करेंगे तो वही आंसर आएगा। इसका फिक्स पॉइंट होगा कोई? सर जीरो। जीरो, शाबाश। बाकी तो जो भी करेगा उसको हाफ कर देगा, वो उसे चेंज कर देगा। जब टी आप जीरो करेंगे तो जीरो, इसका मतलब जीरो इज द फिक्स पॉइंट। इसके अलावा कोई फिक्स पॉइंट होगा इसका? नो सर, इसके अलावा हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसको हाफ कर देगा। हाफ कर देगा, शाबाश। एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल, t from 1 infinity to 1 infinity defined by t of x equal to x plus 1/x। this t has no fixed point। आप इसे चेक करेंगे, you will get no fixed point। कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो फिक्स्ड होगा। एग्जाम्पल 4 में एक मैपिंग है t from r to r डिफाइंड बाय t of x is equal to x plus 1 for every x in r। ये ट्रांसलेशन मैपिंग है, किसी भी x पे t अप्लाई करते हैं तो x plus 1 वो अगले स्टेप पे चला जाता है। इसका मतलब है कि ये मैपिंग हर पॉइंट को ही अगले स्टेप पे ले जाएगी, सो इट विल हैव नो फिक्स पॉइंट। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, ये जिस पे भी अप्लाई होगी उसमें 1 ऐड करके उसे चेंज कर देगी। In next example, t from r to r defined by t of x is equal to x square। अब t of x x square है, इस मैपिंग के फिक्स पॉइंट्स क्या होंगे? mn है यहाँ पे, ईमान या mn? ईमान आपको समझ आ रही है? चले मे बी हमारा यहाँ पे हो। हमारा आपको समझ आ रही है फिक्स पॉइंट की? सर मैं अभी आई हूँ। अच्छा, अब लेट शामिल हुई। आप में से बताएगा t of x is equal to x square के फिक्स पॉइंट क्या होंगे जिन पे t अप्लाई करें तो आंसर वही आए? सादिया जावेद, सादिया जावेद बताएं। 0 और 1 होंगे सर। स्क्वायर है ना, और 0 का स्क्वायर से 0 आएगा और 1 के स्क्वायर से 1 आएगा। जस्ट 2 पॉइंट्स होंगे। शाबाश, ठीक है। 0 और 1 इसके फिक्स पॉइंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैपिंग t of x is equal to x, so every real number is fixed point of this mapping। हर रियल नंबर इसका फिक्स पॉइंट होगा। From above examples we see that in a metric space the fixed points of a self mapping T may be unique, हो सकता है कि यूनिक फिक्स पॉइंट हो, फाइनाइट हो सकता है नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट फाइनाइट हो जैसे 0 और 1 आया था, हो सकता है इन्फिनिटली मैनी हो जैसे आइडेंटिटी मैपिंग होती है, हो सकता है नो फिक्स पॉइंट हो जैसे ट्रांसलेशन मैपिंग होती है। तो इसका मतलब है कि बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्स पॉइंट थ्योरी आर टू बेसिक प्रॉब्लम्स। नंबर 1 कि अंडर व्हाट कंडीशंस आपका सेट x कैसा होना चाहिए, आपकी मैपिंग कैसी होनी चाहिए कि फिर उसका फिर फिक्स पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करे। किस किस्म की मैपिंग या किस किस्म का सेट हो तो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो सेकंड प्रॉब्लम ये होता है किस तरह की कंडीशन लगाएं कि वो यूनिक फिक्स पॉइंट दे। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट फिक्स पॉइंट थ्योरी। There are two problems. Number 1, existence of fixed point. Number 2, uniqueness of fixed point। और दो इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें हमने बयान करना होता है। एक स्पेस, मीट्रिक स्पेस कैसी होनी चाहिए, एक मैपिंग कैसी होनी चाहिए कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट भी करे और वो यूनिक भी हो। मैं अपनी इस लेक्चर सीरीज में एक चीज फिक्स कर रहा हूँ, हमेशा हमारी जो मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हुआ करे। पूरी इस लेक्चर सीरीज में
we will consider complete matrix spaces. इसका मतलब है हमारी एक ही चीज बदला करेगी, हमारी मैपिंग बदला करेगी कि हमारी मैपिंग किस किस्म की होगी, हमें फिक्स पॉइंट वहां से मिले. In 1922, Banach gave his celebrated fixed point theorem, which attracted many researchers, and a lot of research papers and a lot of books are written in this area. So this is the basic theorem which initiated the fixed point theory. And the statement is very simple. The Banach fixed point theorem, this is also called Banach contraction theorem. Let Xt be a complete metric space and T from X to X is a contraction, then T has a unique fixed point. अगर आपके पास एक complete metric space हो, T एक self mapping हो X से X पे, जो कि contraction, then the fixed point exists. Number two, the fixed point is unique. फिर आपको unique fixed point यहाँ से मिलेगा. This is called Banach contraction. We will prove this theorem and hundreds of theorems in the same method, with the same method. And the proof is this. We will follow the following steps. इसे आप बहुत अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे रख लें कि इसे प्रूव करने के 5 स्टेप्स होंगे. और आप देखिएगा कि मैं आपको एक पूरी सीरीज दूंगा लेक्चर्स की, अगर मैं दे सका, कि जिसमें हर थ्योरम में यही पॉइंट्स होंगे. इन्हीं 5 पॉइंट्स पे आप करें. नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एन आइटरेटिव सीक्वेंस. हम क्या करेंगे, हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, आइटरेटिव सीक्वेंस xn+1 is equal to txn. नंबर 2, हम xn और xn+1 का डिस्टेंस, हम कंसेक्टिव पॉइंट्स का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे किसी तरह से. नंबर 3, हम इस तरह बनने वाले आइटरेटिव सीक्वेंस को किसी तरह से कॉशी प्रूव किया करेंगे. जब वो कॉशी होगा तो हमारी स्पेस क्योंकि कंप्लीट होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा. कन्वर्जेंट होगा तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी. वो लिमिट जो होगी उसे ले कि हम उसे फिक्स पॉइंट प्रूव किया करेंगे. लास्ट में हम उसे यूनिक प्रूव किया करेंगे. ये हमारे 5 स्टेप्स होंगे. आप इसे देख लें अच्छी तरह. फर्स्ट स्टेप ये है कि आप कोई एक पॉइंट x लें, कोई एक पॉइंट अपनी मीट्रिक स्पेस में से लें, उसकी मदद से आप एक पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं. उस x को जो आप लेते हैं उसे आप x0 का नाम दे दें. x0 पे जब आप t अप्लाई करेंगे, t ऑफ x0, तो वो आपके स्पेस x का एक पॉइंट बन जाएगा. उसे आप x1 कह दें. फिर इस x1 पे t अप्लाई करें, t ऑफ x1, वो एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा. उसे आप x2 कह दें. फिर उस पर t अप्लाई करें तो t ऑफ x2 एक तीसरा पॉइंट बन जाएगा. उसे आप x3 कह दें. एंड अप टू सो ऑन. xn+1 इज इक्वल टू txn. तो इस तरह t को आप बार बार अप्लाई करके एक पूरा सीक्वेंस आप यहां से बना सकते हैं. अगर कभी ऐसा हो मिसाल के तौर पे कि आप t x1 पे अप्लाई करें और वो जो नया पॉइंट है वो भी x1 हो, फिर तो x1 फिक्स पॉइंट हो जाएगा. x1 इज इक्वल टू tx1, देन नथिंग टू प्रूव. फिर फिक्स पॉइंट तो मिल गया हमें. लिहाजा हम सपोज करेंगे कि xn इज नॉट इक्वल टू xn+1. दिस इज सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स. पहला स्टेप ये हो गया. हमने एक पॉइंट लिया, उससे हमने एक पूरा सीक्वेंस जनरेट कर लिया. नंबर 2, अब हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेके उनका डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं. डिस्टेंस ऑफ xm+1, xm कंसेक्टिव पॉइंट्स, 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स. xm+1 को आप t ऑफ xm लिख सकते हैं. xm को आप t ऑफ xm-1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने डिफाइन इस तरह किया हुआ है सीक्वेंस कि जब xm पे t अप्लाई होता है तो वो xm+1 बन जाता है. xm-1 पे जब t अप्लाई होता है तो वो xm बन जाता है. सो डिस्टेंस ऑफ txm-1. अब t कंट्रैक्शन मैपिंग है. कंट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑफ tx/ty लेस इक्वल टू अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ xy. वहां से जब t गायब होता है तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा, जो कि लेस देन 1 होता है. अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ xm-1. क्या हुआ, आप देखिए कि xm+1 था, आपने उसको t की फॉर्म में लिखा, उस पर कंट्रैक्शन अप्लाई की तो वो क्या हो गया, m से n-1 बन गया.
और अल्फा की पावर 1 आ गई। अगर एक स्टेप और करते हैं तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और m से m-1 से m-2 हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। आप इस तरह करते करते आप पहुंच जाएंगे अल्फा पावर m इनटू डिस्टेंस ऑफ x विद x नॉट। अच्छा तैयबा, आपने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? ये कंट्रैक्शन मैपिंग जरा दोबारा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं दोबारा आपकी इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ कि ये कंट्रैक्शन मैपिंग आपको नजर आ रही है, ये कंट्रैक्शन मैपिंग होती है। कंट्रैक्शन मैपिंग ये होती है कि अगर tx ty का जो डिस्टेंस लिया जाए, डिस्टेंस ऑफ tx ty, वो लेस इक्वल होगा अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यानी वो जो t जिस x पे अप्लाई हो रहा है वो x ले लेंगे, t जिस y पे अप्लाई हो रहा है वो y ले लेंगे, t गायब हो जाएगा और उसकी जगह आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा विच इज लेस देन 1। t को हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे इसमें? नहीं, t कांस्टेंट नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि t एक मैपिंग है, t इज द मैपिंग हियर कि डिस्टेंस ऑफ tx ty इज लेस इक्वल टू अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ xy। ठीक है, थैंक यू सर। यानी इस कॉन्ट्रैक्शन को आप अप्लाई इस तरह करेंगे कि डिस्टेंस tx ty, जब आप दोनों पॉइंट पे जब t लग रहा होगा उस पे आप कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन लगा सकेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन लगेगी इस तरह से कि t गायब हो जाएगा और वहां पे एक अल्फा अपीयर हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि xm+1 को हमने txm लिखा, xm को हमने txm-1 लिखा, तो दोनों पे t अप्लाई हो गया। अब इस t मैपिंग दोनों पे आ गई है तो कंट्रैक्शन कंडीशन यूज हो सकती है। कंट्रैक्शन कंडीशन यूज होगी तो t डिसअपीयर हो जाएगा, यहाँ पे एक अल्फा आ जाएगा। कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, आपका m से m-1 होगा, m-2, m-3, फिर कहीं पे जाके वैल्यू 4 होगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 x नॉट पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगा। You will get distance of xm+1 xm is less equal to alpha raised to power m into distance of x naught x1। इससे पीछे x नॉट से पीछे आप जा नहीं सकते। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिस्टेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे m और m+1 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर m और m+1 आ रहा है, आंसर होना चाहिए अल्फा रेज टू पावर n, जो स्मॉलर होगा m+1 में से, तो अल्फा रेज टू पावर आ जाएगा और ये आपका x नॉट x1 पे जाके स्टॉप होगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, डिस्टेंस ऑफ कंसेक्यूटिव। इसे यूज करते हुए अब हम प्रूव कर देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस xn है वो कॉशी सीक्वेंस है। ये हमारा कॉशी सीक्वेंस के लिए हम m और n दो नंबर्स ले रहे हैं और हम सपोज कर रहे हैं कि m इज लेस देन n, m लेस है n से, n बाद में आ रहा है, इसका मतलब है हम m+1 m+2 करते कराते n पे पहुंच जाएंगे। तो हमने कॉशी के लिए डिस्टेंस ऑफ xm xn लेना होता है। हम यहाँ पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा के ये सारे स्टेप्स डालेंगे, m+1 m+1 m+2 m+2 m+3 करते कराते आखिर में जाके n आना है, तो n से पहले n-1 जरूर होगा, तो डिस्टेंस ऑफ xn-1 xn। अब ये सारे आपको नजर आ रहे हैं कंसेक्यूटिव हो गए, m+1 m+1 m+2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप कंट्रैक्शन का जो आपने रिजल्ट बनाया ऊपर वाला, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला ये रिजल्ट, ये अगर अप्लाई करें तो पहला फैक्टर आ जाएगा अल्फा m डिस्टेंस ऑफ x नॉट x1, दूसरे में आ जाएगा अल्फा m+1 x नॉट x1, आखिर में n और n-1 से स्मॉलर n-1 अल्फा n-1 डिस्टेंस ऑफ x नॉट x1। सब में से डिस्टेंस x नॉट x1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक किस्म की फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। मैं यहाँ से इसका प्रूफ स्किप कर रहा हूँ, आपको सम का पता है, ये फार्मूला है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम। आप इसका सम अप्लाई करके तो आप ये स्टेप पे आ जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ xn इज लेस इक्वल टू दिस नंबर 1 minus alpha raised to power n minus n, this is less than 1 because alpha is less than 1, और आप 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं because alpha is positive, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, it should be less than 1, so 1 minus alpha is less equal to 1 minus alpha n minus m को हम 1 से रिप्लेस करके ये डिसअपीयर कर देंगे। We arrived at alpha power m over 1 minus alpha distance of x not x1। फाइनल स्टेप पे हम एक लिमिट लगाते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो अल्फा पावर m जो है ये गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि अल्फा लेस देन 1 है, जब किसी नंबर लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी करते हैं वो 0 को अप्रोच करते हैं। सो दिस लिमिट इज 0 एंड हेंस दिस सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस, उससे ये कॉशी हो जाएगा बिकॉज लिमिट m अप्रोचेस टू इंफिनिटी डिस्टेंस ऑफ xm xn इज 0।
then this sequence is Cauchy sequence. So xn is Cauchy sequence. अच्छा, Cauchy sequence तक हम आ गए. हमने सपोज किया हुआ है कि हमारी स्पेस कंप्लीट है. क्यों सपोज किया हुआ है? ताकि जब हम Cauchy सीक्वेंस बना लें तो वो कन्वर्जेंट हो जाए, बिकॉज कंप्लीट स्पेस में हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है. लिहाजा जब आपने Cauchy प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि ये कन्वर्जेंट हो गया. कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. फर्ज करें कि xn जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी लिमिट x है. इसे आप यहाँ पे x के बजाय x स्टार या कोई भी नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं. यहाँ मेरी मुराद इसकी लिमिट है सीक्वेंस की. अच्छा, स्टेप 4 पे चले गए. अब हमारे पास यानी हमने शुरू में क्या किया, एक पॉइंट लिया, उससे एक Cauchy सीक्वेंस बनाया, वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, वहां से एक लिमिट आ गई, उसे हमने x का नाम. अब उस हम प्रूव करेंगे कि वो जो लिमिट हमें, वो जो एलिमेंट मिला है ना x, जो सीक्वेंस की लिमिट है, हम प्रूव करेंगे कि वही हमारा फिक्स पॉइंट. कैसे फिक्स पॉइंट है? वी प्रूव दैट x इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ मैपिंग T. हमें पता है कि हमने हमारा जो सीक्वेंस xn है वो क्या था, वो T ऑफ xn माइनस 1 था. यानी xn माइनस 1 पे जब हम T अप्लाई करते थे तो xn बन जाता है आइटरेटिव सीक्वेंस. इफ वी अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn, तो xn की लिमिट x है, T कंटीन्यूअस मैपिंग है तो लिमिट ये T के अंदर अप्लाई हो जाएगी. अगर xn की लिमिट x है तो xn माइनस 1 की लिमिट भी x है. दोनों की लिमिट पुट कर दी तो ये बन गया x इज इक्वल टू Tx. इसका मतलब x इज फिक्स पॉइंट बिकॉज x इज इक्वल टू Tx. ये आप याद रखें कि अगर xn की लिमिट x है तो xn माइनस 1 की लिमिट भी x है, xn माइनस 2 की लिमिट भी x है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस की लिमिट x हो तो उसकी कुछ टर्म शुरू से आप डिलीट भी कर दें तो उसकी लिमिट में फर्क नहीं पड़ता. दिस शो दैट x इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ T. लास्ट स्टेप, यहां तक हमने ये तो प्रूव कर दिया कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है. अब हमने ये प्रूव करना है कि इस मैपिंग का एक ही फिक्स पॉइंट है. दिस मैपिंग हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट एक से ज्यादा नहीं है. क्या करेंगे हम? इसके लिए दो फिक्स पॉइंट सपोज कर लेंगे. एक x होगा, एक x स्टार. लेट x एंड x स्टार बी टू फिक्स पॉइंट. बिकॉज x इज फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू Tx. x स्टार भी फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब है कि T स्टार इज आल्सो इक्वल टू Tx स्टार. अब दो फिक्स पॉइंट हो गए, x भी फिक्स पॉइंट हो गया, x स्टार भी फिक्स पॉइंट. कंसीडर डिस्टेंस ऑफ x विद x स्टार. x के बजाय आप Tx लिख सकते हैं क्योंकि x फिक्स पॉइंट है. x स्टार के बजाय आप Tx स्टार लिख सकते हैं क्योंकि x स्टार भी फिक्स पॉइंट है. जब दोनों पे T मैपिंग अप्लाई हो रही है तो फिर यहाँ पे आप कंट्रैक्शन कंडीशन यूज कर सकते हैं. कंट्रैक्शन कंडीशन क्या करेगी? वो कहेगी डिस्टेंस ऑफ Tx स्टार इज लेस इक्वल टू अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ x विद x स्टार. और अल्फा क्या था? वो स्ट्रिक्टली लेस देन 1. तो आप अल्फा को लेस देन 1 करेंगे तो यू विल गेट distance of x with x star is strictly less than distance of x with x star, which is contradiction, because dx x star is less than dx x star का मतलब है कि एक नंबर है साल के तौर पे 2 और वो 2 से लेस है, तो this is contradiction. A real number can never be less than itself. This is contradiction. Contradiction इसका मतलब है कि हमने सपोज किया था x is not equal to x star, x and x star are different, and we obtain this contradiction. So x and x star are not same, but x and x star are same. Hence the fixed point is unique. This is end of this book. मैं आपको मेन स्टेप फिर बता देता हूँ, सारी इसमें स्टोरी क्या थी. फिक्स पॉइंट से मुराद वो पॉइंट होता है जिस पे मैपिंग अप्लाई करें तो वो इटसेल्फ आ जाए. यानी if t of x is equal to x, x is said to be fixed point. कंप्लीट मीट्रिक स्पेस वो मीट्रिक स्पेस होती है जिसके अंदर हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो. दो बातें होगी. तीसरी बात, कंट्रैक्शन मैपिंग वो होती है कि जिसके ऊपर अगर आप डिस्टेंस अप्लाई करें तो डिस्टेंस ऑफ Tx Ty वो लेस इक्वल आ जाए डिस्टेंस अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ x. हमारा बर्नौली कंट्रैक्शन थ्योरम क्या कहता है कि x एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो, T एक कॉन्ट्रैक्शन हो, देन वी विल हैव अ यूनिक फिक्स पॉइंट. हमने इसका प्रूव किया, 5 स्टेप्स बनाए. हमने क्या किया? हमने एक पॉइंट लिया x0. इस थ्योरम की खूबसूरती ये है कि आप स्पेस में से जहां से मर्जी शुरू कर दें, कोई एक पॉइंट उठाएं, उस पर मैपिंग अप्लाई करते जाएं, एक आइटरेटिव सीक्वेंस बन जाएगा आपके पास.
एक आइटरेटिव सीक्वेंस तक आप पहुंच जाएंगे। यानी स्टार्ट में आप कोई भी पॉइंट लेके उसे सीक्वेंस बना लें, वहां से उसके कंसेक्टिव पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल लें, आप उसे कॉशी प्रूव कर देंगे। यानी आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके टी अप्लाई करते जाए, आइटरेटिव सीक्वेंस बनाए, वो सीक्वेंस हमेशा कॉशी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी कंट्रैक्शन है। कंट्रैक्शन कंडीशन यूज करते हुए आप उसे प्रूव कर देंगे कि वो कॉशी होगा। जब वो कॉशी होगा तो कंप्लीट स्पेस में हर कॉशी कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब वो कन्वर्जेंट होगा तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वो जो लिमिट उसकी एग्जिस्ट करेगी, अगले स्टेप पे हम उसे लेके प्रूव करेंगे कि वो वही लिमिट जो है उसकी, वो हमारा फिक्स पॉइंट है। उससे अगले स्टेप पे हम प्रूव करेंगे कि वो फिक्स पॉइंट यूनिक फिक्स पॉइंट, and hence this is proved. We can give a lot of examples. You can also find from internet and from many other books. Also, you can find this theorem in your Erwin Kreyszig book in the section 5.1. 5.1 में आपको ये theorem भी मिल जाएगा। मैंने उसका डिटेल यहाँ पे दिया, वहां पे आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। Any question, please? मैं इसके बारे में एक रिमार्क देता चलूं। ये 1922 में बानाक ने किया था। उसने कहा था कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ले लें, फिक्स पॉइंट होगा। उसके बाद ये गेम शुरू हो गई। बाद में 1960 में 68 में जाके इंडियन मैथमेटिशियन है कनान मैपिंग, उसने इस टी पे जो कंट्रैक्शन कंडीशन है इसको चेंज करके नई मैपिंग दे के अपना थ्योरम प्रूव किया। उसने भी यही प्रूव किया इन्हीं स्टेप्स के साथ, टी हैज अ यूनिक फिक्स पॉइंट। आज का हमारा ये टॉपिक है कनान फिक्स पॉइंट थ्योरम। ये एक रिसर्च पेपर है जो 1968 में अपीयर हुआ और इसने आगे बढ़ाया था फिक्स पॉइंट थ्योरी को। जो बानाक कंट्रैक्शन थ्योरम आपने पढ़ा है उसके बाद ये पेपर इम्पोर्टेंट है। उसमें स्टेटमेंट में आपको मैं बता रहा था कि आप स्टेटमेंट में देखिए क्या डिफरेंस है। लेट एक्स टी बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, ये एज इट इज है। वहाँ भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस आपने पढ़ी थी, यहाँ पे भी आपने ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पढ़ी। टी फ्रॉम एक्स टू एक्स सेम, टी एक मैपिंग है जो एक्स से एक्स पे है। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर अल्फा विद अल्फा बिटवीन 0 to 1/2, वहाँ आपने पढ़ा था अल्फा बिटवीन 0 1, यहाँ है अल्फा बिटवीन 0 1/2, such that distance of x y is less equal to alpha time distance of x tx and y ty। इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि x के साथ t of x आएगा और y के साथ t of y आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। हमें प्रूव करना है कि इस तरह की मैपिंग का एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और वो फिक्स पॉइंट यूनिक होगा। ये हमारा टारगेट है। यानी बानाक कंट्रैक्शन में और इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये कंडीशन चेंज होगी। वहां पे था डिस्टेंस ऑफ टी एक्स टी वाई लेस इक्वल टू अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे ये कंडीशन चेंज है। आप इस थ्योरम के बाद आप देखिएगा कि भाई आने वाले हर थ्योरम हर असाइनमेंट में यहाँ पे बस कंडीशन चेंज होगी, बाकी वही कुछ। इसका प्रूफ देख लें आप। प्रूफ में हमारे स्टेप्स सेम है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा। ये 4 लाइनें। लेट एक्स नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ एक्स, हम एक एलिमेंट लिया करेंगे और हम उससे एक सीक्वेंस बनाएंगे xn+1 txn n is 0 1 2 3, और फिर हम कहेंगे कि अगर सीक्वेंस की 2 टर्म्स इक्वल हैं तो उसका क्या मतलब होगा। उसका मतलब ये होगा कि xn is equal to txn। उससे हमारा जो xn है वो हमारा फिक्स पॉइंट बन जाएगा और थ्योरम प्रूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ये xn नॉट इक्वल है xn+1, यानी अगर सीक्वेंस की 2 कंसेक्टिव टर्म इक्वल नहीं है, फिर हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगला स्टेप भी हमेशा हमारा ये हुआ करेगा कि हम 2 कंसेक्टिव टर्म्स का जो है डिस्टेंस वो लिया करेंगे। अब आप देखें डिस्टेंस ऑफ xn+1 xn इक्वल्स टू xn+1 किस तरह से बनता है।
जब आप एक्स एन पे टी अप्लाई करते हैं। एक्स एन किस तरह से बनता है? जब आप एक्स एन माइनस वन पे टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे एक डी मिस है, स्मॉल डी आना था यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ टी एक्स एन माइनस वन। हम क्यों इस फॉर्म में लेके आए हैं कि दोनों के साथ आपके दोनों को टी की फॉर्म में क्यों लेके आए हैं? ताकि हम ये 1.1 इनइक्वालिटी यूज कर लें, ये यूज कर लें, इसे हम कनान कंट्रैक्शन कहेंगे, ताकि हम ये कनान कंट्रैक्शन कंडीशन यूज कर लें। जब आप ये लगाएंगे इस पे तो ये बन जाएगा लेस इक्वल टू, यहां से एलिमेंट उठाएंगे एक्स एन टी, ये एक्स एन आ जाएगा और फिर इसी पे टी अप्लाई हो जाएगा टी एक्स एन। फिर यहां से दूसरा एलिमेंट उठाएंगे एक्स एन माइनस वन, ये आ जाएगा एक्स एन माइनस वन, फिर इसी पे टी अप्लाई हो जाएगा टी एक्स एन माइनस वन। ये बार्नौल कंट्रैक्शन कंडीशन है कि पहले एक्स आता है एक्स विद टी एक्स, फिर वाई आता है विद टी वाई। यहाँ पे एक्स के बजाय एक्स एन है तो एक्स एन टी एक्स एन, और वाई के बजाय एक्स एन माइनस वन है तो एक्स एन माइनस वन टी एक्स एन माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप पे आप इस पे टी अप्लाई कर दें। एक्स एन पे जब टी अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स एन प्लस वन। इसी तरह एक्स एन माइनस वन पे जब टी अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स एन। तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे इक्वल टू अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन। अल्फा को आप सेपरेट मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एंड अल्फा मल्टीप्लाई एक्स एन माइनस वन एक्स एन। अब आप देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास पड़ा है डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन, राइट हैंड साइड पे भी ये पड़ा है अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन। ये आपकी टर्म जो है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये वहां जाके माइनस अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन बन जाएगा। आप ये कॉमन ले लें डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन, तो ये बन जाएगा वन माइनस अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन। दिस इज लेस इक्वल टू अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स। ये वन माइनस अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट हैंड साइड पे जाके बन जाएगा अल्फा ओवर वन माइनस, ये कांस्टेंट बन जाएगा अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा, इसे हम के पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन इज लेस इक्वल टू के टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन। ये आपका सेकंड स्टेप प्रूव हो गया है, जहां आप प्रूव करते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिस्टेंस है वो लेस इक्वल होना चाहिए के टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस वन। सिर्फ एक चीज रह गई है कि ये जो कांस्टेंट के है ये लेस देन वन होना चाहिए। उसके लिए आप देख लें कि आपका जो अल्फा था वो लेस देन वन ओवर टू था, टू से मल्टीप्लाई किया तो ये टू अल्फा लेस देन वन हो गया। अब टू अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा, और सो अल्फा प्लस अल्फा इज लेस देन वन, ये अल्फा इधर आएगा तो ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा लेस देन वन माइनस अल्फा। इसे वन माइनस अल्फा से डिवाइड कर दें तो ये अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा लेस देन वन, और ये अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा ये के पुट कर दें तो ये आ जाएगा के लेस देन। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी पूरी होती है के लेस देन वन। सो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन लेस इक्वल टू के टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस वन। यहां तक हम पहुंच गए हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस वन एक्स एन इज लेस इक्वल टू के टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस वन, वेयर के इज लेस देन वन। अब लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि आप इसको हम सक्सेसिवली अप्लाई करते हैं और इसे फिर हम यूज करते हैं सीक्वेंस को कॉशी प्रूव करने के लिए, और वो सीक्वेंस जो है वो कॉशी प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पे हम स्टेप्स दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इस किस्म का कोई सीक्वेंस हो जो ये इनइक्वालिटी 1.2 सेटिस्फाई करता हो, इसे हम कहते हैं कंट्रैक्टिव सीक्वेंस। और हमें ये पता है कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉशी होता है। बार्नौल कंट्रैक्शन में हमने सारा उसको प्रूव दिया था कि ये कॉशी कैसे होता है। अब नेक्स्ट हम प्रूव नहीं देंगे, हम जस्ट ये कह देंगे कि क्योंकि ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है देन दिस प्रूव्स दैट एक्स एन इज अ कॉशी सीक्वेंस, और एक्स क्योंकि कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस फिर कन्वर्जेंट होगा। इसकी हम कोई लिमिट सपोज कर लेते हैं, लेट इट्स लिमिट इज एक्स स्टार, सपोज दैट इट्स लिमिट इज एक्स स्टार। तो ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने कॉशी सीक्वेंस लेके एक लिमिट पे आ गए, लिमिट एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स स्टार।
फोर्थ स्टेप हमारा ये होगा कि हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस की लिमिट आई है एक्स स्टार, ये हमारा फिक्स पॉइंट है। ये फोर्थ स्टेप देख लें। फिक्स पॉइंट का क्या मतलब होगा? फिक्स पॉइंट का मतलब होगा कि टी ऑफ एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार। हमें ये प्रूव करना है कि टी एक्स स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार। सपोज कि एक्स स्टार इज नॉट इक्वल टू टी एक्स स्टार, एक्स स्टार टी एक्स स्टार इक्वल नहीं है। हम देख लेते हैं कि इनका डिस्टेंस क्या आता है एक्स स्टार का टी एक्स स्टार का। अगर तो एक्स स्टार फिक्स पॉइंट है तो फिर टी एक्स स्टार इक्वल टू एक्स स्टार आना चाहिए, और जब टी एक्स स्टार अगर सेम है तो इनका डिस्टेंस जीरो आना चाहिए। कंसिडर डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार विद टी एक्स स्टार, दिस इज लेस इक्वल टू, यहाँ पे हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज करके दरमियान में एक्स एन को लेके आ रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार एक्स एन प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एन टी एक्स स्टार, अच्छा, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट टर्म ऐसी लिखी है हमने, डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार एंड एक्स एन, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एन जो है वो एक्स स्टार को कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। एक्स एन, बिकॉज एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स स्टार, ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसे हमने एक्स एन को हमने टी की फॉर्म में लिखा है, तो एक्स एन क्या बनता है? ये बनता है टी ऑफ एक्स एन माइनस वन। जब एक्स एन माइनस वन पे टी अप्लाई होता है तो एक्स एन बन जाता है। तो एक्स एन को ये बता दें थोड़ा सा, एक्स स्टार जब फिक्स पॉइंट लिया है तब से बात नहीं समझ। एक्स स्टार जो है ना, ये हमारी लिमिट है, हमारे सीक्वेंस की लिमिट है। हमारा सीक्वेंस कॉशी था तो वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट था तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी, उसे हमने एक्स स्टार था। आगे हमने प्रूव करना है कि ये फिक्स पॉइंट है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये फिक्स पॉइंट, फर्ज करें ये फिक्स पॉइंट नहीं है, हम डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स स्टार का और टी एक्स स्टार का, और अगर ये डिस्टेंस जीरो आ जाता है या कोई कंट्राडिक्शन हो जाती है तो फिर इसका मतलब होगा कि ये फिक्स पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से देखें, यहाँ हमने एक स्टेप किया है कि हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाई है, तो एक्स स्टार और टी एक्स स्टार के दरमियान हमने एक्स एन ले लिया। एक स्टेप ये हो गया कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? हमने एक्स एन की वैल्यू लिखी है टी ऑफ एक्स एन माइनस। अब ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो सेकंड टर्म है ये वाली, इसमें दोनों में आप देखिए टी आ रहा है। हमने इसीलिए एक्स एन को टी की फॉर्म में लिखा है कि यहाँ पे हम नॉन कंट्रैक्शन कंडीशन लगा सकते हैं। अब नॉन कंट्रैक्शन कंडीशन क्या होगी वो आपको मैंने बताया कि पहले आप एक्स एन माइनस वन लेंगे, यानी ये आ जाएगा, एक तो अल्फा आ जाएगा लेस इक्वल टू अल्फा टाइम्स, ये नॉन कंट्रैक्शन कंडीशन लगी है कि एक दफा एक्स एन लिखना है और एक दफा टी एक्स एन लिखना है। हाँ, एक दफा एक्स एन माइनस वन लिखना है, यानी पहला पॉइंट वो यहाँ पे एक्स एन माइनस वन है, इसमें एक बार आ जाना है एक्स एन माइनस वन और दूसरी बार उसी पे टी अप्लाई हो जाना है, टी ऑफ एक्स एन माइनस वन। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारा एक्स स्टार है, एक बार एक्स स्टार आएगा, दूसरी बार टी ऑफ एक्स स्टार आएगा, ये नॉन कंट्रैक्शन कंडीशन है। दिस इज लेस इक्वल टू, अच्छा, इसे अब आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए था, यहाँ पे इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार एक्स एन प्लस अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स एन माइनस वन। अब ये जो टी ऑफ एक्स एन माइनस वन है, जब एक्स एन माइनस वन पे टी अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्शन, ये एक्स एन बन जाएगा। तो ये हमने इस स्टेप में जस्ट ये किया कि टी एक्स एन माइनस वन को हमने नेक्स्ट टर्म बना दिया एक्स एन। इससे नेक्स्ट ये जो अल्फा टाइम डी एक्स स्टार टी एक्स स्टार है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, ये बन गया डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार टी एक्स स्टार माइनस अल्फा टाइम डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार टी एक्स स्टार। यहाँ से एक्स स्टार टी एक्स स्टार कॉमन ले लिया तो ये वन माइनस अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार टी एक्स स्टार। अगेन ये वन माइनस अल्फा राइट साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा वन ओवर वन माइनस अल्फा, और यहाँ पे ये बन जाएगा अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा। और हमें ये पता है कि अल्फा ओवर वन माइनस अल्फा जो है ये के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आके हम लिमिट अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्स एन एक्स स्टार को कन्वर्ज कर रहा है, एक्स एन एक्स स्टार को कन्वर्ज कर रहा है, लिहाजा ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये कॉशी सीक्वेंस था। कॉशी सीक्वेंस में आप कोई भी दो टर्म्स लें उनका डिस्टेंस जीरो हो जाता है। राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी। जब राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स स्टार विद टी एक्स स्टार इज लेस इक्वल टू जीरो। अब लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये जीरो है। अब यहाँ पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस जीरो है। अब डिस्टेंस जीरो कब होता है दो पॉइंट्स का? जब वो सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई एक्स स्टार और टी एक्स स्टार सेम है, एक्स स्टार इज इक्वल टू टी एक्स स्टार। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि एक्स स्टार इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ आवर मैप। ठीक है,
ये स्टेप 4 आप देख लें जहां हमने एक्स स्टार को अपना फिक्स पॉइंट प्रूव किया, ये जरा आप दोबारा देख लें। इसे जरा रिपीट इसे देख ले, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आगे चलते हैं। सर इसका ये जो फोर्थ था, इसका ये जो स्टेप, इसमें आपने बताया था कि इक्वल टू आना है, लेस और इक्वल टू नहीं है यहाँ पे साइन। हाँ, यहाँ इक्वल आना है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ ये किया है कि टी ऑफ एक्स एन माइनस 1 को हमने एक्स एन बनाया, बस ये किया है। जी सर, ठीक। हम सपोज कर रहे हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू फिक्स पॉइंट्स। अब एक्स फिक्स पॉइंट है, इसका क्या मतलब है कि जब टी एक्स पे अप्लाई होगा तो वो दोबारा एक्स के इक्वल आ जाएगा, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह वाई फिक्स पॉइंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई, सो टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड टी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई। हमने प्रूव करना है कि एक्स एंड वाई आर सेम, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई शुड बी 0। सपोज कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज नॉट 0, ठीक है, या आप इसे चेक कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेके देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब एक्स फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, वाई फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब है कि वाई इज इक्वल टू टी वाई। अब यहाँ दोनों में टी आ गया, इसका मतलब है कि अब आपका नॉन कंडीशन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन कंडीशन क्या कहती है कि पहले एक्स आना है, एक्स टी एक्स, फिर वाई आना है तो वाई टी वाई। अब देखिए एक्स आपका फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब है कि जो टी एक्स है वो एक्स के इक्वल है। इसी तरह वाई आपका फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब है टी वाई वाई के इक्वल है। और अब देखिए ये पॉइंट सेम हो गया है, डिस्टेंस ऑफ एक्स विद एक्स तो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई विद वाई वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस इक्वल टू 0, राइट साइड 0 हो गई है। अब लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 है, और अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई आर सेम एंड फिक्स पॉइंट्स ऑफ टी इज यूनिक, सो हेंस दिस इज यूनिक फिक्स पॉइंट। ये इसका फाइनल स्टेप था कि आपने दो लिमिट्स ली हैं तो यूनिक, दो फिक्स पॉइंट लिए थे तो वो इक्वल हो गया, हेंस द फिक्स पॉइंट इज यूनिक। प्रूफ में आपने देखा है कि वो 5 स्टेप्स हमने इन्वॉल्व किए हैं जस्ट लाइक बिफोर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यस सर। ठीक है, अब जी सर। अब फर्स्ट केस में ये नंबर बड़ा होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एन प्लस 1। इसका मतलब है कि जब आप इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे, इन दोनों का, तो आंसर क्या आएगा, के डिस्टेंस xn प्लस ये, इसकी वैल्यू क्योंकि ग्रेटर इक्वल है, इसका मतलब है कि ये आ जाएगा। इससे हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ xn प्लस 1 xn इज लेस इक्वल टू k टाइम डिस्टेंस ऑफ xn प्लस 1 xn। और k क्या था, k लेस देन 1 था, इसका मतलब है कि दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस ऑफ xn प्लस 1 xn। एक कंट्राडिक्शन क्या हुई है कि ये एक नंबर है डिस्टेंस ऑफ xn प्लस 1 xn, फर्ज करें ये a है, ये अपने से ही लेस हो गया, a लेस देन a, ये कंट्राडिक्शन है। अभी कोई नंबर अपने आप से लेस नहीं हो सकता। ये कंट्राडिक्शन किसकी है, ये इसकी कंट्राडिक्शन है कि ये आपने लेस इक्वल सपोज किया था। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ, जी सर के जो है ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है बिटवीन 0 1, ये 0 1 के दरमियान, लेकिन लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो हमने इसको स्ट्रिक्टली लेस देन 1 से रिप्लेस कर दिया। सर ये स्टेप दोबारा बताइएगा। सर लेस देन 1, सर अगर पॉजिटिव नहीं होता और लेस देन 1 होता है, सर पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 है, यानी 0 और 1 के दरमियान में है। देखिए ना आप, के को आप फर्ज करें 1/2 ले लें, कि अगर 1/2 हो तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ ऑफ दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ये बात तो सही है जी सर। जब आप के खत्म करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा लेस इक्वल टू, देखें ना, ये के लेस देन 1 है, ये वाला के लेस देन 1। इसका मतलब है जब आप के की जगह 1 लिखेंगे तो लेस आ जाएगा। जी सर। यहाँ पे के हमने के की जगह यहाँ 1 कर दिया, इसका मतलब यहाँ दरमियान में लेस आ जाएगा, के लेस देन 1, के 1 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे असल में देखें, ये इन दोनों में से आपने लेना है जो मैक्सिमम है, जो बड़ा नंबर है। हमें नहीं पता अभी कौन सा नंबर बड़ा है, हम हम कंडीशन लगा लेंगे कि चले फर्ज करें कि xn प्लस 1 जो है वो बड़ा है xn माइनस 1 xn से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में से फिर मैक्सिमम होगा
डिस्टेंस ऑफ xn plus 1, ये मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये देखिए हमारी इनइक्वालिटी क्या बन रही है, डिस्टेंस ऑफ xn plus 1 xn is less than equal to k टाइम डिस्टेंस ऑफ xn plus 1। यहाँ से हमने ये किया है कि हमने ये k को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया k स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये कंट्राडिक्शन हो गई है कि एक नंबर अपने से लेस हो गया, ये नंबर है जो अपने से लेस है, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि इसका मतलब है कि ये हमने जो सपोज किया है ना ये गलत है। इन दोनों में से हमने कहा था कि xn plus 1 जो है वो बड़ा है, इसका मतलब है कि ये बड़ा नहीं है। जब तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि डिस्टेंस ऑफ xn plus 1 xn इज लेस इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ xn minus 1। तो बड़ा नंबर फिर ये है, डिस्टेंस ऑफ xn minus 1 ये बड़ा है। ये बात समझ आ गई आपको? क्योंकि अगर दूसरे को आप बड़ा लेते हैं तो कंट्राडिक्शन हो गई है। अच्छा, अगर ये बड़ा है तो फिर इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो ये आएगा, डिस्टेंस ऑफ xn minus 1, फिर ये आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी ये बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ xn plus 1 xn इज लेस इक्वल टू k टाइम डिस्टेंस ऑफ xn minus 1। अब आप देख लें कितनी खूबसूरती से हमने कंडीशन चेंज की है, मैक्सिमम वाली लगाई है, लेकिन हमारा रिजल्ट वही है, रिजल्ट इज सेम। यही बना कंट्रैक्शन कंडीशन दे रही थी, यही कनान कंडीशन दे रही थी, अब यही मैक्सिमम वाली कंडीशन दे रही है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। शाबाश, कोई क्वेश्चन? क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाए तो हम कहते हैं ये एक सीक्वेंस कंट्रैक्टिव सीक्वेंस, और हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉची होता है, और कंप्लीट स्पेस में हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। लिहाजा हमें यहाँ से एक लिमिट मिल जाएगी, उसे हम कह देंगे वो x स्टार। वी हैव टू प्रूव दैट x स्टार इज द फिक्स पॉइंट। हम x स्टार को फिक्स पॉइंट प्रूव करेंगे। उसके लिए आप देखें, अगेन आप देखें सेम स्टेप्स करेंगे हम। x स्टार, डिस्टेंस ऑफ x स्टार विद dx स्टार, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करके हम यहाँ पे xn लेके आएंगे, और ये x स्टार xn आपको पता है इसने 0 हो जाना है, ये सेम रहेगा। xn txn स्टार, इसमें xn को हम लिखेंगे t of xn minus 1, ताकि हम कंट्रैक्टिव कंडीशन लगाएं। कंट्रैक्टिव कंडीशन क्या देगी? xn minus 1 txn minus 1 कॉमा x स्टार tx स्टार, और इनमें से मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दिस। अच्छा, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? हम लिमिट, अच्छा पहले ये देख ले कि t of xn minus 1 क्या होगा। xn minus 1 पे जब t अप्लाई होगा तो ये xn बन जाएगा। अच्छा, अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, xn x स्टार 0 हो जाएगा क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह xn minus 1 xn 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस है। आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? डिस्टेंस ऑफ x स्टार tx स्टार रह जाएगा। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ x स्टार tx स्टार। जी 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 पूछिए। txn minus 1 और tx स्टार इसकी ये वाले ये जी ये देखें ना, हमने xn जो था xn उसको हमने लिखा है t of xn minus 1, ठीक है? क्योंकि जब xn minus 1 पे t अप्लाई करेंगे तो xn बनता है। हमने स्टार्ट में प्रूव की थी ये। नहीं, हमने ये सपोज किया हुआ है कि हमारा सीक्वेंस बना ही इस तरह से है कि xn is equal to t of xn minus 1। ये क्लियर हो गया आपको? सर मैं परेशानी इस बात से हो गई थी कि tx में चेंज नहीं आया ना, सिर्फ xn में आया चेंज। वो मुझे उसकी तो समझ आ गई थी कि बस पोज किया था हमने, ठीक है, लेकिन tx में तो चेंज नहीं आया। tx स्टार उसी तरह रहा है, ये पूछ रही हैं आप? जी सर, ये फिर क्यों इस तरह तो रहा है? असल में देखो, हमने जब कंडीशन लगानी होती है ना, कंट्रैक्शन कंडीशन, तो हमें दोनों में t चाहिए होता है। आप देखें ना, कंट्रैक्शन कंडीशन देखें, एक पे अप्लाई ये करें और देखिए दूसरे पे अप्लाई ना करें। नहीं, जब तक दोनों पे t अप्लाई हो रहा हो ना, जब दोनों पे t अप्लाई हो रहा हो फिर हम कंट्रैक्शन कंडीशन यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये एक पे तो t अप्लाई हो रहा था x स्टार में, लेकिन xn पे t अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हमने xn को इस तरह लिखा है t of xn minus 1, ताकि दोनों पे आपके पास t आ जाए। ठीक हो गया सर। अब कंट्रैक्शन कंडीशन अप्लाई किया तो क्या आएगा उसमें? पहले xn minus 1, उसके साथ आ जाएगा txn minus 1, फिर आ जाएगा x यहाँ से स्टार नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट कर लें ठीक है, क्योंकि टाइम अप होने लगा। चले ठीक है। ये एक स्टेप जस्ट देख लेना, आपको समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही? जी Yes, सर sir. हो रहा है। अब जस्ट लिमिट लगानी है तो ये 0 हो जाएगा
क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉशी है। राइट हैंड साइड 0 हो गया, अगेन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ x स्टार विद tx स्टार 0 हो जाएगा। इसका मतलब है tx स्टार इज इक्वल टू x स्टार आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। जस्ट ये रह गया कि इसे यूनिक प्रूव करना है। मैं नई मीटिंग स्टार्ट करके आपको वहां पे ऐड